हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हम कोशिका को पढ़ रहे हैं और कोशिका के संगठन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने काफी सारी चीजें समझ ली हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज, कुछ कोशिकांग आपने पढ़ लिए हैं, उनके फंक्शंस आपने पढ़े हैं। कुछ और हमारे पास रह जाते हैं जो कि हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले देख लीजिए हमारे पास कौन कौन से जो प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक्स आए हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए, बात चल रही है सेल ऑर्गेनेलीज की और हमारे पास कुछ कुछ एग्जाम्पल आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में पढ़ा है, आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया है, आपने गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हमारे पास कुछ और यहाँ पर जो कोशिकांग हैं या जो सेल ऑर्गेनेली है वो रह जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है एंड वैक्यूल्स है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और ईआर के बारे में अभी तक आपने पढ़ा। ईआर जो है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्गेनेलीज है वो है, यहाँ पे एक नेटवर्क जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ भाग में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और कुछ भाग में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। जिस भाग में राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो रफ होते हैं, उनकी सतह खुरदुरी होती है, इसीलिए हमने उन्हें कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस भाग में राइबोसोम नहीं पाए जा रहे हैं वहां की जो सतह है वो स्मूथ होती है, इसीलिए हमने उसे कहा है SCR, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। अगर RER की बात करें तो क्योंकि उसमें राइबोसोम्स लगे हैं तो यहाँ पे राइबोसोम्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब RER में राइबोसोम्स की पैकिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि RER कुछ एंजाइम्स बना रहे हैं जो कि भरते हैं यहाँ पर लाइसोसोम में। ध्यान रखिए, यहाँ पर राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। लाइसोसोम एक थैली है जिसमें एंजाइम भरे होते हैं और उन एंजाइम का जो प्रोडक्शन करता है वो RER करता है। अगर बात करें हम SCR की, तो SCR यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो टॉक्सिन है वो सेल से रिमूव यहाँ पर कर रहा है। तो आपने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, RER और SCR दोनों के बारे में। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने कहा क्योंकि RER प्रोटीन, RER में जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएंगे, SCR लिपिड बना रहा है, तो हमने कहा कि क्या फंक्शन होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन के। कुछ फंक्शन हमारे पास आए हैं। देन हमने कहा क्या फंक्शन होंगे ER के। तो ER में हमने कहा कि ER में आप दोनों के फंक्शन लिखेंगे, तो इसी के बेसिस में हमारे पास 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो सिंपली आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है कि ER के फंक्शन बताइए। ठीक है, ER में आप दोनों के फंक्शन बताएंगे, RER के भी और SCR के भी। और अगर आपसे पूछा जाए कि RER के फंक्शन बताए तो आप सिर्फ RER के फंक्शन आप बताएंगे। अगर आया SCR के फंक्शन बताइए, SCR के कार्य बताइए, तो आप सिर्फ SCR के वहां पे फंक्शन लिखेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पर आपको आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। गोल्गी अपैरेटस के बारे में आपने बात की थी। आपने कहा गोल्गी अपैरेटस क्या है। यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस की एक जो साइड है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहती है और दूसरी जो साइड है वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास रहती है। गोल्गी अपैरेटस का अगर मेन फंक्शन हम देखें तो यहाँ पर लिपिड एंड प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसी के साथ गोल्गी अपैरेटस बनाते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का था यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर। अब हमने कहा गोल्गी अपैरेटस बना रहा है लाइसोसोम को, तो प्रीवियस लेक्चर का हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था लाइसोसोम क्या होते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा था और हमने कहा था कि लाइसोसोम के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है,
और आपका ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बनता है, तो जनरल साइंस का क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप साइंस फील्ड से हैं तो सिर्फ तभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जो जनरल साइंस होती है वो कभी भी किसी भी एग्जाम में आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड। जनरल जो साइंस होती है, जनरल साइंस का मतलब है कि इतनी साइंस जो सबको पता होनी चाहिए, जो सबको आनी चाहिए, क्योंकि मस्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके जनरल साइंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, हमने कहा लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो गोल्गी अपैरेटस करेगा। ठीक है, अब लाइसोसोम में भरे होते हैं कुछ एंजाइम्स, जैसे कि अगर आप इमेजेस को देखेंगे, यहाँ पे इमेज को देखेंगे, आपने कहा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं। इन एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है RER से। इन एंजाइम्स का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर है कि सेल में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है, उसका निपटन करना या उन्हें डाइजेस्ट करना। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल में अपशिष्ट पदार्थ है उसे सेल से रिमूव करने का काम जो करेगा वो करेगा एंजाइम्स, जो RER से बन रहे हैं। ठीक है, ये एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो आप मान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन में क्या है, ये एंजाइम्स एक मेम्ब्रेन में है, इसीलिए हमने कहा था लाइसोसोम एक पाउच, एक थैले जैसा है, उसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं, उसे हम लाइसोसोम कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि जब तक जो लाइसोसोम है वो क्या है, एक थैले नुमा संरचना में, एक मेम्ब्रेन बाउंड है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर सेल किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है, हो सकता है कि जैसे कभी चोट लग जाती है, चोट इतनी लगती है, इतनी गहरी होती है कि वो लाइसोसोम को इफेक्ट कर देती है। ठीक है, लाइसोसोम की थैली अगर फट जाती है तो अपने एंजाइम्स बाहर निकलेंगे, सिंपल सी चीज है, एंजाइम्स बाहर निकले तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये अपनी ही सेल को डाइजेस्ट करने लगते हैं। अगर सेल डाइजेस्ट होने लगेगी तो आप समझ सकते हैं कि सेल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर सेल डिस्ट्रॉय होगी तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कोई ना कोई आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे माइनर से लेकर के सीवियर तक हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने बात की है लाइसोसोम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में मैं सिंपल सी चीज अगर आपको बताऊं, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होती है, डबल लेयर होती है। इसमें दो लेयर होती है, जैसे हमने न्यूक्लियस में भी कहा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें कि इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन कहिए या ग्लाइकोलिसिस कहिए। अब हमने कहा कि अगर हम देखें तो इसमें दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन आपको जो ब्राउन कलर की दिख रही है सिंपली, और इनर मेम्ब्रेन जो कि इस प्रकार से फोल्ड यहाँ पर हो रखी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिस्टर्न्स हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है सिस्टर्न्स हैं, और ये वाला भाग जो है वो मैट्रिक्स वाला है। तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेट वर्ड यहाँ पे नहीं आया है, आप समझ सकते हैं चीजों को। अब यहाँ पर क्या है, आपसे ये कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन क्यों होती है, या फिर अगर जो डबल मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इस प्रकार से फोल्ड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं इस प्रकार से, और ये होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, जो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया क्या होता है, क्यों इसे बढ़ाना है, रेस्पिरेटरी एंजाइम से रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, इसके लिए हल्का सा समझ लेते हैं रेस्पिरेशन को। अगर आपने रेस्पिरेशन को समझा है छोटी क्लासेस में, आपने बेसिक सा आइडिया तो रेस्पिरेशन के बारे में लिया होगा, और हमने कहा है कि जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, हमने कहा जो रेस्पिरेशन है उसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या मीनिंग है रेस्पिरेशन का, इनहेल और एक्सेल करना ही रेस्पिरेशन होता है, हमने कहा कि नहीं।
तो ये तो सिर्फ ब्रीथिंग होगी, आपने सांस अंदर लिया, आपने सांस छोड़ी, ये तो है ब्रीथिंग। अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन में क्या आते हैं, कंप्लीट स्टेप आते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो इसी के बेसिस पे आप समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब अगर हम स्टार्ट करते हैं, हमने कहा आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया, ऑक्सीजन आपने ली एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आपने छोड़ा, ये एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो क्या यही रेस्पिरेशन है? हमने कहा सिर्फ इतना रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कुछ काम कर रही है, ठीक है, कुछ एक प्रोसेस कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना आप इसे ब्रीथिंग में इंक्लूड करेंगे। तो हमने कहा फिर रेस्पिरेशन हम कैसे इसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। आप 3 स्टेप में इसे समझ सकते हैं। पहला हमने कहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसे आप हिंदी में क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन कहेंगे, बाह्य श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन में हमने क्या कहा, बाह्य श्वसन में आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, आपने क्या किया, जो नॉस्ट्रिल्स हैं आपकी, ठीक है, ये इस प्रकार से नेजल, ये है नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे ये नॉस्ट्रिल्स है, ये है नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद आपने कहा कि फेरेंक्स लैरिंक्स यहाँ पर आते हैं, ट्रेकिया यहाँ पर आता है, ठीक है। ट्रेकिया में आपने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होता है। तो ब्रोंकियोल्स में हमने कहा लास्ट हमारे पास आता है वो है टर्मिनल जो ब्रोंकाई होता है। टर्मिनल ब्रोंकाई पे एल्विलाई आपके लगे होंगे। ये पूरा आपके क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आता है। पूरे सिस्टम को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना समझिए कि जो आपके नॉस्ट्रल्स होती हैं, इससे आपने क्या किया है, ऑक्सीजन को इनटेक किया है, ठीक है। इसमें आपने ऑक्सीजन को इनटेक किया है, ये है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने क्या किया, एक्सहेल किया है। ये तो हमारा होता है यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, ये स्टेप है, ये पहला स्टेप है कि यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का जो गैसेस एक्सचेंज है वो इस प्रकार से होता है, जो आउटर इन्वायरमेंट और हमारे नॉस्ट्रल्स के बीच में हो रहा है। क्लियर है? सेकेंड टाइप का जो हमारे पास रेस्पिरेशन आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बेसिकली आप ये समझिए, एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं और जो आपका बाहर का वातावरण है, आउटर इन्वायरमेंट है, उसके बीच में हो रहा है। आपने आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लिया और आउटर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ये तो आपका बाह्य श्वसन है। तो यहाँ पे अंतर श्वसन क्या होगा, अंतर श्वसन जो आपका होता है वो आपके एल्विलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ब्रोंकाई, ठीक है। ये हमारे आते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई, ठीक है। हमने कहा प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, टर्शरी आएगा, ऐसे अलग अलग आपके क्या आएंगे, ब्रांचेस बनेंगे। और हमारे पास जो एट लास्ट आते हैं वो आते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई पे लगे होते हैं एल्विलाई, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एल्विलाई। अब यहीं पे क्या होगी, आपके ब्लड वेसल्स होंगे इस प्रकार से, ये आपके ब्लड वेसल्स जाएंगे। यहाँ पर जब आपने इनटेक, जब आपने क्या किया, इनहेल किया, जब आपने अंतः श्वसन किया, अंतर श्वसन होता है जब आप सांस को अंदर लेते हैं, बाह्य श्वसन होता है जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं। अंतर श्वसन को आप कहते हैं इनहेल और बाह्य श्वसन को आप कहते हैं एक्सहेल, ठीक है। जब आपने इनहेल किया तो आपने क्या लिया होगा, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ भर जाएगी, इन एल्विलाई में भर जाएगी। ये एल्विलाई क्या होते हैं, बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन भर जाएगी। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन भर जाती है।
ये कहाँ जाएगी? आपके ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। ऑक्सीजन आपके ब्लड वेसल्स में चली जाएंगे, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? इन एल्वेलाई में चला जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है, ये एल्वेलाई है इस प्रकार से, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वेलाई में है ऑक्सीजन, ठीक है। हमने कहा ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, ब्लड वेसल्स में ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से कहाँ जाती है? आपके ब्लड वेसल्स में जाती है, और आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाता है? आपके एल्वेलाई में जाता है। अब कार्बन डाई एल्वेलाई में जाकर के कहाँ जाएगा? टर्मिनल ब्रोंकाई में, फिर आपने कहा टर्शरी में जाएगा, फिर सेकेंडरी में जाएगा, फिर प्राइमरी में जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि यहाँ पर किस में जाएंगे? ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया के द्वारा फिर आपके नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से आपके नॉस्ट्रल्स के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पे रेस्पिरेशन, इसे हमने अंतः श्वसन कहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहा है, जो आपके एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस समझ आया कि एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है आपके नॉस्ट्रल और आपके आउटर इन्वायरमेंट के बीच में हुआ है, इंटरनल जो रेस्पिरेशन है वो आपके एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल्स के बीच में हुआ है। इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अब जो आपके काम की चीज है अभी, जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है, वो है तीसरी, जिसमें आप बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है? सेलुलर जो रेस्पिरेशन आपका होगा वो होगा यहाँ पर सेल में, इसीलिए इसका नाम क्या है? कोशिकीय श्वसन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्चुअली में होता क्या प्रोसेस हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन में? हमने कहा कि डाइजेशन आपने पढ़ा है, जब कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब यहाँ पर जो पाचित भोजन है उसका क्या होगा? अवशोषण यहाँ पे होता है। चलिए, तो हमने कहा सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है यहाँ पे सेल में, ठीक है। अब सेल में हमने कहा जब डाइजेशन होता है तो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेस्टेड फूड होता है जिसे आप ग्लूकोज कह रहे हैं वो एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, यानी कि वो ब्लड में आ जाएगा ग्लूकोज। अब ये जो ब्लड है वो ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन आई है सेल की वो कैसे आई है? यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास जो कंडीशन आई है सेल की, सेल में आया है ग्लूकोज, बट ग्लूकोज से अभी भी एटीपी हमें नहीं मिली है, अभी भी एनर्जी हमें नहीं मिली है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन आया, जब आपने इनटेक किया, जब जो ऑक्सीजन, देखिए एक सीक्वेंस आप देख रहे हैं, एक सीक्वेंस तीनों में आप देख रहे हैं, तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ कि आपने नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन को इनटेक किया है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होगा कि जो आपने क्या किया, ऑक्सीजन को जब अंतर्ग्रहण किया है, जो ऑक्सीजन को आपने लिया है, ठीक है, अंतर श्वसन आपने किया है, ऑक्सीजन आपके एल्वेलाई में जाएगी और एल्वेलाई से आपके ब्लड वेसल्स में जाएगी, जिसे आप क्या कह रहे हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ब्लड वेसल्स में, ब्लड में आपकी ऑक्सीजन है, अब ब्लड क्या करेगा? हर एक सेल तक क्या पहुंचाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, ठीक है। और ये सेम चीज कहाँ पर हो रही है? जब डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन में भी सेम चीज हो रही है कि डाइजेस्टेड फूड को जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर रही हैं? हर सेल तक ग्लूकोज को भी पहुंचाया जाएगा, हर सेल तक ऑक्सीजन को भी पहुंचाया जाएगा। अब जब इसमें ऑक्सीजन आता है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या निकलेगी? एटीपी रिलीज होती है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा? CO2 रिलीज होता है। हमने कहा इस प्रकार का जो श्वसन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि एटीपी रिलीज जो हो रही है, ये प्रोसेस होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कहाँ पर होगी? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे कि सेल में क्या चीजें हो रही हैं? जो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर क्या हो रहा है? जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है और जो एटीपी है वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? अब आता है कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें इतने फोल्ड क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने कहा कि इसमें क्या लगे होंगे यहाँ पर, ये जो आपने कहा ये है रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो कि रेस्पिरेशन को करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने कहा कि एक इस प्रकार से आपके पास इतना एरिया है, ठीक है, और इस एरिया में आपको कोई जो यहाँ पे थ्रेड है या कोई रस्सी आपको फिट करनी है, तो अगर आप इस प्रकार से उस रस्सी को यहाँ पे फिक्स करेंगे तो
सिर्फ इतनी रस्सी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन सेम एरिया हमारे पास है और आपने क्या किया है, रस्सी को इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ज्यादा लेंथ कहाँ पर होगी, यहाँ पर जहाँ पर आपने रस्सी को फोल्ड करके अरेंज यहाँ पर किया है। इट मीन्स कि आप ज्यादा रस्सी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर हम देखें कि आपने जो रस्सी है उसे सीधा रखा है। तो अगर यहाँ पर ये जो लेयर है ये सिंपली गोल होती, जिसकी जैसे कि बाहरी जो आपकी लेयर है उसी प्रकार से होती, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये जो लेयर है, ये जो कवरिंग है छोटी होती, ये छोटी होती, तो इसमें जो एंजाइम्स है वो भी कम लगते, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एंजाइम्स होंगे, जितने ज्यादा एंजाइम्स होंगे उतना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, और जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा उतनी ज्यादा एटीपी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, फोल्डेड होती है यहाँ पर। क्लियर है इतना? अब ये पूरी प्रोसेस होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन इतना सा नहीं है, जितना हमने देखा है कि ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्ट करता है और एटीपी बन जाती है। इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं होती। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपके पास क्या होगी, यहाँ पर इक्वेशंस आएंगी, यहाँ पर हर स्टेप में आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीजें हुई हैं। चलिए पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आपने माइटोकॉन्ड्रिया आर cellular organelles that are known as powerhouse of the cells. A double membrane separates these from the rest of the body. हमने कहा कि कोशिकाओं के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। एक दोहरी झिल्ली इन्हें शरीर के बाकी हिस्सों से अलग करती। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। द एक्सटीरियर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो बाहरी जो लेयर होती है वो कैसी होगी, हमने कहा स्मूथ होगी। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू क्रिस्टी फोल्ड, आपने कहा कि और जो भीतरी झिल्ली होती है वो क्रिस्टा सिल्वर्टो में क्या होती है, मुड़ी होती है। द क्रिस्टा एक्सपेंड द सेलुलर रेस्पिरेशन एरिया, हमने कहा जो क्रिस्टा होती है वो कोशिकीय श्वसन क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग ऊर्जा जारी करने के लिए किया जाता है। ATP is referred to as cells energy currency, और ATP को हम कोशिका की क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं या एनर्जी करेंसी कहते हैं। किसे कहते हैं, ATP को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे और ATP को एनर्जी करेंसी कहेंगे। दोनों में डिफरेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया और ATP दोनों में डिफरेंस है। आपने कहा ATP को एनर्जी करेंसी कहा जा रहा है क्योंकि ATP क्या करेगा, एनर्जी यहाँ पर आपको देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनेगी, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पावर हाउस कहेंगे। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया have their own DNA and ribosomes and are capable of producing some protein। आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपने स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं और कुछ प्रोटीन का उत्पादन करने में ये सक्षम होते हैं। ये बात हमने की थी, हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, अपना क्या होता है, डीएनए भी होता है, अपने राइबोसोम भी होते हैं, क्योंकि राइबोसोम यहाँ पर है तो अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन ही खुद करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक टाइम पर एक सेल हुआ करती थी। ठीक है, एक अलग से सेल हुआ करती थी, प्रोकैरियोट सेल हम जिसे कह रहे हैं। अब क्या हुआ, एक प्रोकैरियोट सेल थी जो बड़ी थी और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था, छोटा था। उस प्रोकैरियोट सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर दिया, खा लिया या इंगल्फ कर लिया है। ठीक है। अब क्या वो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब कोई सेल किसी छोटे सेल को खाती है तो वो सेल डाइजेस्ट हो जाएगी वहां पे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट नहीं होता है वहां पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेगा, वहां पे जीवित रहेगा। अब क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उस बड़ी सेल का पार्ट बन गया है, और आपने कहा वो जो बड़ी सेल थी अब वो यहाँ पर यूकैरियोट सेल में कन्वर्ट हो गई है। पहले क्या थे, प्रोकैरियोट सेल थे दोनों, अब क्या है, जो सेल है वो यूकैरियोट सेल हो गया है एंड माइटोकॉन्ड्रिया उस बड़े सेल का पार्ट यहाँ पर बन जाता है। तो ये आप तब पढ़ेंगे जब आप इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। ये चीजें बहुत धीरे धीरे होती हैं जब आप इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, जब आप जीवन के उद्भव को पढ़ेंगे तब आप ये सारी चीजें वहां पर समझेंगे। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो भी चीजें हमने डिस्कस की एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसे नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज आती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दैट इज प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो कैरेक्टर है यहाँ पर प्लांट का, क्योंकि प्लास्टिड से मतलब है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर वैक्यूल्स का आ गया है, आप सिर्फ ऊपर का देखेंगे।
चलिए प्लास्टिड पढ़ लेते हैं। आपने कहा प्लास्टिड आर द टाइप ऑफ बैक्टीरियम फाउंड स्लोली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, जो प्लास्टिड होते हैं वो यहाँ पे पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ दिस। जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड का सिंपल सा मतलब आप समझिए यहाँ पर कलर से है। ठीक है, और हमने कहा जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड में क्या होते हैं, यहाँ पे पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है जो कलरफुल होंगे। ठीक है, क्रोमो से क्या है, कलरफुल होंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब आपने जो क्रोमोप्लास्ट, जैसे आपने कहा कि आपको ग्रीन कलर दिखा है, आपको ब्राउन कलर दिखा है, आपको रेड कलर दिखा है, ये सारे जो पिगमेंट होंगे ये कैसे होंगे, क्रोमोप्लास्ट होंगे। एंड जो कलरलेस होंगे या फिर जो व्हाइट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो हमने कहा प्लास्टिड आर अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम फाउंड स्लोली इन द प्लांट सेल्स। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ दिस, क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड जिन्हें हम कह रहे हैं, एंड ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट प्लास्टिड, व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड जिसे आप कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड दैट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। आपने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे, ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें कलरफुल पिगमेंट पाए जाएंगे। एग्जाम्पल एक है क्लोरोफिल, और भी पिगमेंट होते हैं बट आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट पार्ट है किसका, प्लास्टिड का। अब ये सारी जो चीजें हैं ये कहाँ पर पाए जाएंगे, प्लांट सेल में पाए जाएंगे। दीज आर नेसेसरी फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि क्लोरोफिल क्या फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। Chromoplasts are organelles that contribute vibrant colors to plant structures such as bud, flower and leaf. आपने कहा क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है क्योंकि ये प्लांट्स को क्या कर रही है, कलर प्रोवाइड करवा रही है। आपने देखा होगा किसी पौधे में जब कली बनती है तो वो कुछ अलग कलर की होती है, तना कुछ अलग कलर का होता है। लीफ के कलर आपने देखे होंगे, डार्क लाइट आपने देखे होंगे, फ्लावर के कलर यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सारे जो कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट ने प्रोवाइड करवा रहे हैं। Organelles that store starch, oils and protein granules are known as leucoplast. आपने कहा ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो तो ये है कि प्लांट को क्या देगा, यहाँ पे रंग देगा, कलर प्रोवाइड करवाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, अपने कहा ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे स्टोरेज का काम करते हैं। क्या क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। आपने कहा जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है प्लांट्स में। ऑयल्स यानी कि फैट जो हो गए हैं, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट में इन सभी चीजों का क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज होगा, स्टोर किया जाएगा इन्हें। Plastids are made up of several membrane layers that are encased in the stroma. ठीक है, जो यहाँ पे प्लास्टिड होते हैं वो बहुत सारी लेयर से बने हुए होते हैं। प्लास्टिड हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स ऑफ देयर ओन। अब आपने एक तो पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक तो आपने यहाँ पर पढ़ा है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ा है जिसमें अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। ठीक है, और एक आपने पढ़ा है प्लास्टिड को जिसमें अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम भी है, इसीलिए अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आपने कहा इसमें चलो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने माना अपना डीएनए था, अपना राइबोसोम था, क्योंकि एक टाइम पे एक क्या हुआ करती थी, आपने कहा एक सेल हुआ करती थी। ठीक है, तो हमने कहा प्लास्टिड में ऐसा क्यों, क्योंकि प्लास्टिड भी खुद में एक सेल हुआ करती थी। सेम चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हुई है वही प्लास्टिड के साथ भी हुई है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिनमें अपना डीएनए और अपना क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम होता है जो अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हमने बात की है प्लास्टिड के बारे में। बात कर लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं जो पाई जाती हैं प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती हैं, बट डिफरेंस होता है यहाँ पर। अगर प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल्स बहुत बड़े आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और इनका जो नंबर है वो कम होता है, मोस्टली एक होता है या एक से कुछ ही ज्यादा होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है स्टोरेज। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आपने कहा प्लांट एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव वैक्यूल्स। ठीक है, दोनों में वैक्यूल्स पाए जाएंगे, विच आर मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। दीज आर सॉलिड और लिक्विड फिल्ड स्टोरेज सैक। आपने कहा ये एक ऐसा सैक है, एक ऐसा बैग आप कह सकते हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रकार की चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे स्टोर होती हैं। इन एनिमल सेल्स दे आर लिटिल
एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिकाओं में छोटे होते हैं, whereas in plant cell they are larger। आपने कहा प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होंगे। प्लांट सेल्स हैव अ सैप filled vacuoles that give the cell turgidity and a stiffness। आपने देखा होगा कि जो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं या जो लीफ होते हैं, जो वो इस प्रकार से कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रेच्ड होते हैं, ठीक है। अगर पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाते हैं, फिर पानी देते हैं तो फिर वो कैसे होते हैं, एकदम खिंचे हुए होते हैं, एकदम तने हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है, टर्जिडिटी हो गई या स्टिफनेस हो गया, ये क्यों आता है, क्योंकि वैक्यूल एकदम पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है। Water waste material and compounds including amino acid, carbohydrates and proteins are all stored in these organelles। सभी क्या होते हैं, इन organelles यानी कि वैक्यूल में भरे हुए होते हैं। Specialized vacuoles serve a vital function in the expulsion of excess water and certain waste from the cell in some unicellular organisms। क्या आपने पढ़ा है वैक्यूल के बारे में, यहाँ देखिए, ये प्लास्टिक का नहीं है, ये वैक्यूल यानी कि रिक्तिकाओं का है, ठीक है। ठीक है, हमने कहा कि ये क्या है, वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स में पढ़ लीजिए, पौधे और पशु कोशिका दोनों में रिक्तिकाएं होती हैं जो झिल्ली से बंधे हुए डिब्बे होते हैं। ये ठोस या तरल से भरे भंडारण थैलियां होती हैं। पशु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएं हैं वो छोटी होंगी, जबकि पौधे की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रस से भरी रसधानियां होती है जो कोशिकाओं को स्थिति और कठोरता प्रदान करती हैं। पानी, अपशिष्ट पदार्थ और अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सहित यौगिक सभी इन अंगों में संग्रहित होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में कोशिका से अतिरिक्त पानी और कुछ अपशिष्ट को बाहर निकालने में विशिष्ट रसधानियां महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। यह है वैक्यूल्स, ठीक है। एक बार पढ़िए वैक्यूल्स क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होते हैं। चलिए, तो ये हमने बात की है कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज हमारी रह जाती हैं जिसे हम जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे होंगे तब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, एक टॉपिक हमारे पास आता है जिसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफरेंस देखना है। ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। दोनों सेल में क्या डिफरेंस है, क्या विभिन्नता है, वो आप लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम उस लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जो छोटे से हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं उन्हें हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।